हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 26वां वीडियो है। 25 वीडियो आ चुके हैं। रीट की प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो और प्रैक्टिस की सभी वीडियो मैंने ऐड कर दी हैं ताकि आप लोग आसानी से वीडियो ढूंढ पाए, कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के वीडियो में राखी जी और बबीता जी के लगभग सभी प्रश्न सही थे, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बबीता जी की और राखी जी की। अब कल एक मैंने जो लास्ट प्रश्न लिया था उसमें राखी जी को कंफ्यूजन है, तो चलिए पहले उनका कंफ्यूजन दूर करते हैं, फिर आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न था कि भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता यह कथन किसका है? पहला विकल्प है ए एल वाथम, दूसरा विकल्प है वी ए स्मिथ, तीसरा है मैक्स मूलर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये कथन है वी ए स्मिथ का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अनेकता में एकता या विविधता में एकता, अनेकता की जगह पर आपको विविधता भी लिखा मिल सकता है, तो ये कथन किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। अनेकता में एकता सिर्फ इतना जो कथन है, वाक्यांश है ये, तो इतना जो वाक्यांश है अनेकता में एकता या विविधता में एकता, ये जवाहरलाल नेहरू का है। और इतना जो पूरा स्टेटमेंट है भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये वी ए स्मिथ का है। तो बी विकल्प इसमें सही है। अब राखी जी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए अब आज के प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसने खेजड़ली आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी? पहला विकल्प है पद्मिनी दी, दूसरा विकल्प है कर्मा देवी, तीसरा विकल्प है मीना देवी और चौथा है अमृता देवी। तो खेजड़ली नरसंहार 1730 की एक घटना है जिसमें खेजड़ी के वृक्षों के उपवन की शांतिपूर्वक रक्षा करने की कोशिश करते हुए 363 बिश्नोई लोग मारे गए थे। इसमें अमृता देवी भी शामिल थी और इनकी बेटियां भी शामिल थीं, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। डी विकल्प इसमें सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वंदे मातरम किसने लिखा? पहला विकल्प है बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा विकल्प है विपिन चंद्र पाल, तीसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसकी रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। और विपिन चंद्र पाल एक भारतीय राष्ट्रवादी लेखक, वक्ता, समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे जल की झील कौन सी है? पहला विकल्प है पिछोला, दूसरा विकल्प है जयसमंद, तीसरा विकल्प है फतेह सागर और चौथा विकल्प है राजसमंद। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे जल की झील है जयसमंद। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और जयसमंद झील को ढेबर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ढेबर एक अन्य नाम है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जयसमंद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विष्णु के भक्त किस नाम से जाने जाते थे? पहला विकल्प है नैनार के रूप में, दूसरा है पशुपति के रूप में, तीसरा है अलवार के रूप में और चौथा है लिंगायत के रूप में। तो विष्णु के भक्त जाने जाते थे अलवार के रूप में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि पूछ लिया जाए कि शिव भक्त किस नाम से जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे नैनार के रूप में। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, अलवार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। पहला विकल्प है अगुंतर निकाय, दूसरा है दिव्यवदान, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है सूत्र पिटक। तो महाजनपद 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो दूसरी शहरीकरण अवधि के दौरान 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी प्राचीन भारत में मौजूद थे। अब इसमें पूछा गया है कि किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो अगुंतर निकाय में, ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो अगुंतर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है, तो ये भी आपको याद रखना है, और इसी में 16 राज्यों या महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब 16 जो महाजनपद थे कौन कौन से थे वो भी याद रखिए। काशी, दूसरा है कौशल, तीसरा है अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रावी नदी का पुराना नाम क्या था। पहला विकल्प है सुवास्तु, दूसरा विकल्प है कुभा, तीसरा विकल्प है पुरुषड़ी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो रावी नदी का पुराना नाम था पुरुषड़ी या इरावती, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। इरावती भी रावी नदी का ही नाम है और यह पंजाब क्षेत्र में सिंधु प्रणाली की 6 नदियों में से एक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी। पहला विकल्प है मथुरा, दूसरा विकल्प है वृंदावन, तीसरा है इंद्रप्रस्थ और चौथा है कुरुक्षेत्र। तो सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो इंद्रप्रस्थ है ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, तो ये भी याद रखिएगा साथ में। इसमें आपका ये विकल्प सही है मथुरा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान राज्य का अंततः गठन कब हुआ। पहला विकल्प है 1 नवंबर 1956, दूसरा है 15 मई 1949, तीसरा है 25 मार्च 1948 और चौथा है 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान का अंततः गठन पूछा गया है, तो 1 नवंबर 1956, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। पहला विकल्प है जूट, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है सरसों और चौथा है तरबूज। तो फसलें 3 प्रकार की हैं। मैंने आपको क्लास 6 की जो बुक पढ़ाई है उसमें मैंने बताया भी था। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है। इसमें जो रबी की फसल है वह पूछी गई है, तो सरसों रबी की फसल है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रबी की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर में, इनकी बुआई कर ली जाती है और अप्रैल मई में इनकी कटाई हो जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, मसूर, मटर ये सब शामिल होता है, तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है सरसों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया से धुबरी खंड तक विस्तार निम्नलिखित में से किस अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। पहला विकल्प है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया से धुबरी खंड तक विस्तार राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से जुड़ा हुआ है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ये
हल्दिया से इलाहाबाद तक है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 तो आपको बता ही दिया, धुबरी से सदिया। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये जुड़ा हुआ है कोट्टापुरम से कोल्लम और इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 ये कृष्णा नदी के विजयवाड़ा तक मुक्तिला विस्तार है इसका और 82 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत गंगा के मैदान का वह क्षेत्र है जहां आंतरिक धाराएं फिर से उभरती हैं, स्थानीय रूप से जाना जाता है। पहला विकल्प है तराई क्षेत्र, दूसरा है भाबर क्षेत्र, तीसरा है बांगर क्षेत्र और चौथा है चो। तो प्रश्न में पूछा गया है कि भारत गंगा के मैदान का वह क्षेत्र जहां आंतरिक धाराएं फिर से उभरती हैं, स्थानीय रूप से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है तराई क्षेत्र के नाम से। इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। यह सिंधु गंगा के मैदान के उत्तर में उपजाऊ मिट्टी वाला एक निचला क्षेत्र है। तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अब जो भाबर क्षेत्र है और बांगर क्षेत्र इनके बारे में भी जान लीजिए। तो जो भाबर क्षेत्र है यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है और यह क्षेत्र बजरी और मिश्रित तलछट से समृद्ध है। बांगर क्षेत्र तो यह अच्छी जल निकासी वाले क्षेत्र हैं, इसे खेती के लिए अच्छा माना जाता है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है और इसमें आपका ये विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी अनुर्वर भूमि के लिए लोक प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है चंबल, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है गोदावरी और चौथा है तुंगभद्रा। तो अनुर्वर भूमि के लिए लोक प्रसिद्ध है चंबल नदी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास निकलती है और राजस्थान में कोटा के ऊपर एक घाटी के माध्यम से उत्तर की ओर बहती है। और चंबल नदी का क्षेत्र अनुर्वर भूमि कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का क्षरण होता है और यह मृदा संरक्षण में एक प्रमुख परियोजना का स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है याकूत जनजाति का आवास है। पहला विकल्प है न्यूजीलैंड, दूसरा विकल्प है कांगो बेसिन, तीसरा है अमेजन बेसन और चौथा है उत्तरी साइबेरिया। तो उत्तरी साइबेरिया में याकूत जनजाति का आवास है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, दूसरा है झुंझुनू और सीकर जिले, तीसरा है जालौर और सिरोही जिले और चौथा है जैसलमेर और बाड़मेर जिले। तो घग्गर का मैदान स्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो घग्गर जो नदी है यह राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़, तलवार, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ से होकर बहती है। और घग्गर श्री गंगानगर जिले के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बहती है और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास शहर के पास हकरा नाम ग्रहण करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहला विकल्प है गंगानगर, दूसरा विकल्प है भीलवाड़ा, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा विकल्प है ब्यावर। तो राजस्थान की पहली कपड़ा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1889 में। ये भी याद रखिएगा। और इसका नाम क्या था? कृष्णा मिल ब्यावर।
तो इसमें आपका डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अग्निकुंड के प्रमाण किस सिंधु स्थल से मिले हैं? पहला विकल्प है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पहला विकल्प है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, दूसरा है सिक्के, तीसरा है बौद्ध साहित्य और चौथा है जैन साहित्य। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, सिक्के। भारत यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सिक्के। तो भारत में कई दर्जन भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के पाए जाते हैं। वास्तव में कई लोग यह निर्धारित करने के लिए जटिल हैं क्योंकि यूनानियों ने अपने राजाओं की संख्या नहीं बताई थी और पूर्वी यूनानियों ने अपने सिक्कों की तारीख नहीं दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें भी विकल्प सही हो जाएगा। आपको इतना ही याद रखना है कि भारत यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत सिक्के हैं, ये आपको याद रखना है। बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीता क्या है? पहला विकल्प है वेद, दूसरा विकल्प है स्वतंत्र महाकाव्य, तीसरा है रामायण का एक हिस्सा और चौथा है महाभारत का एक हिस्सा। तो गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसका जो महाभारत लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? कवि व्यास को। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध खंड है वह भगवत गीता ही है और यह महाभारत की छठी पुस्तक है। इसमें हिंदू धर्म का केंद्रीय पाठ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, महाभारत का एक हिस्सा। और महाभारत किसने लिखा है? तो कवि व्यास ने, ये भी आपको याद रखना है। और महाभारत भारत का एक प्राचीन धार्मिक महाकाव्य है और यकीनन सबसे प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापार केंद्र कौन सा था? पहला विकल्प है विदिशा, दूसरा है पोरोस्पोर, तीसरा है अहिछत्र और चौथा है पैठन। तो गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारतीय साम्राज्यों में से एक था और इसमें पूछा गया है कि सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन था? तो वह था पैठन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? पहला विकल्प है सांची के स्तंभ, दूसरा है सारनाथ के स्तंभ, तीसरा है इलाहाबाद के स्तंभ और चौथा है लुम्बिनी के स्तंभ। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है सारनाथ के स्तंभ से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पहला विकल्प है गुलबर्गा, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है बीजापुर और चौथा है बीदर। ये प्रश्न मैंने पहले भी लिए हैं, तो आपके प्रश्न ये गलत नहीं होने चाहिए। तो दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 1192 में अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चिश्ती विद्यालय या चिश्ती सिलसिला की स्थापना की गई। इस विद्यालय का उद्देश्य शांति और प्रेम का संदेश फैलाना था। दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का मुख्य केंद्र कर्नाटक में गुलबर्गा था, तो ये आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह स्थान जहां संत दादू की मृत्यु हुई थी? पहला विकल्प है सांभर, दूसरा विकल्प है अंबर, तीसरा विकल्प है नारायणा और चौथा विकल्प है पुष्कर। तो संत दादू की मृत्यु हुई थी नारायणा में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो संत दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु नारायणा में हुई थी, राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। संत दादू एक कपास काडर थे, लेकिन बाद में धार्मिक उपदेशक बन गए थे। ये भी आप याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है पीपासर, दूसरा विकल्प है जैतारण, तीसरा विकल्प है नागपुर और चौथा है गागरोन। तो संत जाम्भोजी, जिन्हें गुरु जम्भेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था पीपासर में। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ए विकल्प इसमें सही है। और ये सभी लोक देवता जो हैं, इनके बारे में बताया गया है क्लास 6 की राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, तो आप उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैंने पढ़ाई भी है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दस्तक शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है गुलामी, दूसरा है कारखाना, तीसरा है बंदरगाह और चौथा है शुल्क मुक्त व्यापार। तो 18वीं शताब्दी में दस्तक शब्द का प्रयोग शुल्क मुक्त व्यापार के लिए पार पत्र के रूप में किया जाता था। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? पहला विकल्प है महाराणा प्रताप, दूसरा विकल्प है महाराणा उदय सिंह, तीसरा विकल्प है जयमाल और चौथा है महाराणा अमर सिंह। तो अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह, और ये मेवाड़ राजवंश के 12वें शासक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लोगों ने अपने घरों में ताला नहीं लगाया। फायान ने यह किस शासक के बारे में लिखा? पहला विकल्प है रामगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा है समुद्रगुप्त। तो फायान पहला चीनी यात्री था, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और यह भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। और इसने ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ही लिखा है कि लोगों ने अपने घरों में ताला नहीं लगाया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? पहला विकल्प है पल्लव वंश, दूसरा है चोल वंश, तीसरा है चालुक्य वंश और चौथा है काकतीय वंश। तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस काल में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू किया गया था? पहला विकल्प है महाजनपद का युग, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है कुषाण काल और चौथा है मौर्य काल। तो भारतीय इतिहास के मौर्य काल में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू किया गया था। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य प्राचीन समय में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक है, जो सरकार के एक केंद्रीकृत रूप द्वारा शामिल था। तो ये भी आपको याद रखना है। डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है अजमेर। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नूह ए सिपहार के लेखक कौन है? पहला विकल्प है अमीर खुसरो, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा विकल्प है दारा सिकोच और चौथा है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नूह ए सिपहार के लेखक हैं अमीर खुसरो। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अमीर खुसरो को कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है, और उन्होंने भारत में गीत की गजल शैली की शुरुआत की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और यदि आपको ज़्यादा डाउट होता है तो मैं वो प्रश्न दोबारा से लेती हूँ, ताकि आपका डाउट जो है वह दूर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और क्लास 6 मैंने राजस्थान बोर्ड की कंप्लीट करवा दी है और क्लास 7th की बुक की वीडियो भी आपको बहुत जल्द ही मिलेगी और क्लास 8th भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। मैं एक साथ 2 या 3 लेसन पढ़ा दूंगी तो आपके जो लेसन है जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 6 की बुक में 10 चैप्टर थे, क्लास 7th की बुक में भी 10 चैप्टर हैं, तो मैं 2 या 3 वीडियो में क्लास 7th और क्लास 8th भी इसी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगी। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।